हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी हमारी क्लास 12th की एक बुक है। क्लास 12th में आपके पास इकोनॉमिक्स की दो बुक है, एक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स। इससे पहले हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया है पूरे 3 घंटे के अंदर विद ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड फॉर्मूला। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी के वन शॉट को कंप्लीट करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव का मतलब क्या होता है? ईव का मतलब होता है लाइक आपका टाइम पीरियड। तो इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट थी वो हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था हमारा इंडियन इकोनॉमी का डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के अंदर, और उस किस सेक्टर के अंदर किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो सबसे पहले फीचर्स क्या थे हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारा चेंज आया था। आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मेरा बैकवर्ड था। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मेरी बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस थी। दूसरा आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी मेरी बैकवर्डनेस थी। तीसरा आप कह सकते हैं कि मेरी स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी इकोनॉमी की। इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा पुअर था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की फैसिलिटी नहीं थी। पॉवर्टी मेरी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा थी उस टाइम पीरियड पे। हम हाईली डिपेंड होते थे इंपोर्ट के ऊपर। इंपोर्ट भी किसका? रॉ मटेरियल का। हम एक्सपोर्ट करते थे, सॉरी, इंपोर्ट होता था फिनिश गुड्स का और एक्सपोर्ट होता था आपका रॉ मटेरियल का। तो हम फिनिश गुड्स के इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। बैकवर्ड इकोनॉमी थी हमारी ओवरऑल, हम कह सकते हैं। तो इसकी वजह से अलग अलग सेक्टर के ऊपर हमारा अलग अलग इम्पैक्ट हमको देखने को मिला इस कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर जैसा हमने देखा बैकवर्डनेस था, उसके क्या क्या रीजन थे? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। प्रोडक्टिविटी कम होने का रीजन यही था कि हमारे पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हमारी हो चुकी थी। सेकंड है हमारा जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या है? जमींदारी सिस्टम ही आपका लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर लैंडलॉर्ड जो है वो डोमिनेट करते थे हमारे पीजेंट्स को या हमारे टेनेंट्स को, और टेनेंट्स एक्चुअली में वर्क करते और उनसे जबरदस्ती कम वेजेस के अंदर काम करवाया जाता था। अब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम मॉनसून के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहते थे, बारिश नहीं आई तो फसल नहीं उगेगी। कॉमर्शियलाइज एग्रीकल्चर की तरफ हम शिफ्ट हो चुके थे, और कॉमर्शियलाइज एग्रीकल्चर में जो प्रॉफिट था वो ब्रिटिशर्स का ही होता था। कॉमर्शियलाइज एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं कॉमर्शियलाइज्ड क्रॉप की या फिर उन क्रॉप की जिन कॉमर्शियलाइज क्रॉप का मतलब ही ये होता है वो क्रॉप जिसको हम प्रॉफिट मोटिव के लिए जिनकी खेती कर रहे हैं, लाइक आप कह सकते हो कॉटन। वहीं पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब कि आप अपना पेट भरने के लिए खेती कर रहे हो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर मेरा कॉमर्शियलाइज्ड बनता जा रहा था डे टू डे। पीजेंट्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था विद दी ऑन द बेसिस ऑफ हैवी टैक्स एंड डेट। लेक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स हमारे पास थे कि मॉडर्न इनपुट्स की हमारे पास कमी थी। दूसरा है आपका, सॉरी, नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर हम इंडिया के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत ज्यादा फ्लोरिश होती थी, बहुत बेटर प्रोडक्ट बनाए जाते थे। इवन इंडिया की हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है वो दूर दूर तक फेमस हुई थी। लेकिन ब्रिटिशर के आने के बाद हमारा कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ, जिस वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होती गई। हमारे पास जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो ज्यादा थी, और हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमको देखने को ही नहीं मिलती थी बिल्कुल। ब्रिटिशर्स ने हमारा जो मेन इंडस्ट्री थी लाइक जूट की, टेक्सटाइल की एंड प्लांटेशन की, उसके ऊपर अपना काफी हद तक कंट्रोल जमा लिया था। अब इंडस्ट्रीज बहुत कम देखने को मिलती थी, और जितनी होती थी वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती थी। तो हमारी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बहुत लिमिटेड थी, और जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो छोटी छोटी थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। तो इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाता था, इसीलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। और इंपोर्ट हम जब मशीन मेड प्रोडक्ट करते थे तो उनकी कॉस्ट एज कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की कम आती थी। तो इस वजह से हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड होते गए थे, और हमारे पास नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए पैसा भी नहीं था, लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी हमारे पास थी। नेक्स्ट आपका फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर जैसे हमने अभी देखा भी कि हम
गेन फॉरेन ट्रेड के हम अंदर अभी हमने देखा भी कि हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल को, इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स को। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो अनफेवरेबल होता था। एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आपकी ओनली विजिबल आइटम आते हैं ओनली, और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसके अंदर आपके विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन सब कुछ आता है। मैंने कंप्लीट आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर करवाया है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर किसी का डाउट हो तो ऑफ कोर्स आप विजिट कर सकते हो। कोई हमारे इंटरडिपेंडेंस थी ट्रेड पॉलिसीज के ऊपर। टैक्सेस बहुत ज्यादा लगता था हमारी लोकल बिजनेसेस के ऊपर, जिस वजह से हमारी इंडस्ट्रीज एरिया कम था, हमारी वेल्थ टोटली ड्रेनेज होती जा रही थी, और कोई अदर डाइवर्सिफिकेशन का तरीका हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से निकल के हम क्या अलग शुरू कर सकते हैं। हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड नहीं कर पा रहे थे, क्रिएशन नहीं थी, क्रिएटिविटी नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? रोड हमारे बेटर हो गए थे। ब्रिटिशर्स ने रोड बनाने में, पोर्ट बनाने में, रेलवेज बनाने में काफी ज्यादा पैसा खर्च किया था, लेकिन ओवरऑल उनका मोटिव ये था, ये रोड बनाने में या रेलवे बनाने में, कि इंडिया का ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी हम सारा सामान, सारा रॉ मटेरियल जो है वो अपने देश के अंदर भेज सकें। और उन रोड को रूरल कनेक्टिविटी नहीं दी गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ फेमस जगह पे जहां से आप बेटर तरीके से अपना ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये किया किया था। इरिगेशन की फैसिलिटी पे कोई ध्यान नहीं दिया, सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज जो है वो ओनली कुछ हाथों के अंदर ही कंट्रोल थी। टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज को कंट्रोल करने का रीजन यही था ताकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सके। कोई इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी, प्लांट फैक्ट्रीज नहीं थी हमारे पास। पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, काफी सारे डिसीजेस होती थी, मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं थी। नेक्स्ट आ गया हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर जो हाई बर्थ रेट और डेथ रेट हमको देखने को मिलता था, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है वो लगभग आपकी 32 साल थी। मतलब ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग जो है वो 32 ईयर ही जीता था। आज के टाइम पे ये जो है वो 40 ईयर्स की है। ओवर 80% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। एक तो एग्रीकल्चर में स्कोप नहीं था क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर में कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी या इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, बारिश के ऊपर हम डिपेंड रहते थे, और उसी के अंदर भी हमारा 80% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती थी, जिस वजह से हमारे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। पढ़े लिखे नहीं थे, ओनली 16% पीपल ही हमारे उस टाइम पे पढ़े लिखे थे, तो इस वजह से हमारी हाई लिटरेसी रेट था। अब नॉलेज नहीं थी तो माल न्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होती तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ थी, ना फैमिली प्लानिंग ना ही मेडिकल फैसिलिटी थी इतनी अच्छी, तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होती थी। वुमेन को एजुकेशन नहीं करवाई जाती थी, और वुमेन की एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी योगदान नहीं होता था। इस वजह से लैक ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिलती थी। नेक्स्ट है हमारी इकोनॉमी डिपेंड थी ब्रिटेन के ऊपर। किस तरीके से? क्योंकि इंडिया से हम रॉ मटेरियल भेजते थे और वहां से हम फिनिश गुड्स को लेते थे। कोई मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कंट्रोल नहीं था, जो भी कंट्रोल था वो ब्रिटिशर का ही कंट्रोल था। इंडिया की पूरी वेल्थ ड्रेनेज होती जा रही थी बहुत ज्यादा टैक्स चुकाने के लिए, और वो सारा का सारा प्रॉफिट ब्रिटेन को मिलता जा रहा था। टैक्स कैसे? कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हाई लगाई जाती थी और टैक्स फ्री एक्सपोर्ट हम पे करवाया जाता था। लेट ऑफ इंडिकेशन एंड बैंकिंग, आपके पास कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की फैसिलिटी नहीं थी, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, डिपेंडेंस थी हमारी बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स के ऊपर। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर है आपका
इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर आपको दो चीजें सबसे मेन पढ़नी है, एक है प्लानिंग कमीशन के बारे में और दूसरा है आपका इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन एक गवर्नमेंट की बॉडी थी जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद इसको बनाया गया था। हमारा प्लानिंग कमीशन जो है वो 1950 के टाइम पे बन के तैयार हुआ था। पहला इस प्लानिंग कमीशन ने जो अपना प्लान दिया था वो 1951 में दिया था और फर्स्ट प्लान ही हमारा हाईली सक्सेसफुल प्लान बना था। जब हमारी मोदी गवर्नमेंट आई तो 2015 के अंदर 2015 के अंदर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ नीति आयोग। आज के टाइम पे नीति आयोग जो है वो आपका 3, 7 एंड 15 ईयर के बेसिस पे वर्क करता है। 3 ईयर का वो आपका एक्शन प्लान लेता है, 7 ईयर का एजेंडा लेता है एंड 15 ईयर का वो विजन लेके चलता है। लेकिन प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या था? प्लानिंग कमीशन के अंदर आपका 5 ईयर प्लान होता था। नीति आयोग के अंदर 5 ईयर जैसी कोई भी आपको स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलती है। यही यहाँ पे लिख रखा है कि प्लानिंग कमीशन रिप्लेस बाय नीति आयोग ऑन 1 जनवरी 2015 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी। ये आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में याद रखना है। उसके बाद है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आपको 3 तरीके की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपकी मार्केट इकोनॉमी होती है जिसके अंदर जो आपकी इकोनॉमी है वो फ्रीली वर्क करती है, ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में आपकी पावर होती है। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे आपका प्राइस डिसाइड होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इस इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, प्राइवेट ओनरशिप के हाथ प्राइवेट ओनरशिप बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इसके अंदर जो आपका प्राइस डिसाइड किया जाता है वो किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। गॉट इट। फोर्थ पॉइंट, इसके अंदर आपको सोशल वेलफेयर के बारे में कोई बात नहीं होती। मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। नेक्स्ट आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही हम कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। कमांड इकोनॉमी के अंदर आपकी ज्यादातर चीजें गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में होती हैं। प्राइवेटाइजेशन इसके अंदर आपको कम देखने को मिलती है। लिबरलाइजेशन इसके अंदर नहीं होती। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है। इक्वालिटी के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर और आपका जो इनइक्वालिटी गैप है उसको कम करने के ऊपर फोकस किया जाता है। एग्जाम्पल साथ साथ आप देख सकते हो, नॉर्थ कोरिया और क्यूबे। और कैपिटलिस्ट में है हमारा यूएसए एंड कनाडा। इंडिया की जो है वो इंडिया की आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसके अंदर आपके कंबाइन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी कुछ कंपोनेंट है एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी कुछ कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है। कंबाइंड है तो दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करेंगे। कुछ की एरिया जहां पे जरूरत है वहां पे गवर्नमेंट के हाथ में चीजें रहती है और ज्यादातर चीजें आपकी प्राइवेट होती है। लिबरलाइज किया जाता है चीजों को, बेटर कंट्रोलेशन के ऊपर इसके अंदर वर्क होता है। एग्जाम्पल है आपका इंडिया, फ्रांस एंड यूके। गॉट इट। अब जो ये इंडिया की इकोनॉमी है ये मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे बनी? मिक्स्ड इकोनॉमी बनने के लिए हमारे पास एक रिफॉर्म आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। 1991 में रिफॉर्म क्या थी? हमारी एलपीजी पॉलिसी आई। देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पीरियड पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो ज्यादातर गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पहले ब्रिटिशर कंट्रोल करते थे, उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल करने लग गई। धीरे धीरे हमने ये ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट के कंट्रोल करने की वजह से प्राइवेट सेक्टर जितना अपना पोटेंशियल उनके पास है वो उतना नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो उस लेवल पे बूस्ट नहीं हो पा रही है। तो धीरे धीरे करके हमारी काफी सारे रिफॉर्म्स आए, लेकिन उसके अंदर जो सबसे मेन रिफॉर्म आया वो आया हमारा 1991 के अंदर, जो आया एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी क्या है? एलपीजी पॉलिसी के अंदर आपकी इकोनॉमी को फ्रीली मूव किया गया। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि छूट देना, लिबरल करना। जैसे हम बोलते हैं ना आपस में फ्रेंड सर्कल में भी कि इस XYZ के पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा लिबरल है, मतलब वो चीजों को कंट्रोल करके नहीं रखते, वो छूट दे के रखते हैं। तो वही है यहाँ पे लिबरलाइजेशन की, चीजों को छूट दी गई।
लिबरलाइज किया गया, जहां पे इकोनॉमी फ्रीली वर्क कर सकती है। सेकंड है प्राइवेटाइजेशन, ज्यादातर चीजें गवर्नमेंट के हाथ में जैसे की थी, मैंने जो आपको बताया, लेकिन यहाँ पे आके हमने प्राइवेट सेक्टर में चीजों को इन्वेस्ट करना शुरू किया, नई नई कंपनीज आने लग गई, नई नई इंडस्ट्री सेटअप होने लग गई। जो कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के रूल रेगुलेशन को उनको हमने कम किया, लिबरलाइज किया, छूट दे दी गई। साथ ही हमने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया कि इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन पाए। हमने एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया, जो आया हमारा ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या थी, जो कि हमने यहाँ पे पूरी की पूरी अडॉप्ट करी, उसको पढ़ते हैं अब। देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया टिल 1991, क्या क्या की पॉइंट्स थे। इंडिया अडॉप्ट इकोनॉमिक प्लानिंग 1951, सबसे पहले तो उसने 1951 की इकोनॉमिक प्लानिंग अपना रखी थी। 1951 की इकोनॉमिक प्लानिंग क्या थी, जो कि था हमारा 5 ईयर प्लान, जो कि हमने अभी देखा भी, जो प्लानिंग कमीशन मैंने अभी आपको पढ़ाया। इंडिया की इकोनॉमी मेनली फोकस करती थी एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। उनका मेन मोटिव ये था कि हम सेल्फ रिलायंस बन पाए। मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल उन्होंने यहाँ पे दिया। 1991 के अंदर यहाँ पे हमारा एक मेजर चेंज आया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर पाए, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड कि आपकी नई नई इंडस्ट्रीज आए, नई नई कंपनियां डेवलप हो, जिसकी वजह से हमारे जॉब एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन भी बढ़े और हमारी गरीबी दूर हो। पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर इनका फोकस रहा। तो एलपीजी रिफॉर्म्स के अंदर आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ 1991 के अंदर, ड्यू टू मैनी इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जब ये हमारा बहुत इतना बड़ा चेंज आया, तो उस चेंज की वजह से ऑफ कोर्स हमारे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुए होंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए होंगे। दोबारा बता देती हूँ चेंज क्या था। चेंज था हमारा एलपीजी की पॉलिसी, लिबरलाइज किया हमने चीजों को, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया एंड ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइज के अंदर हमने चीजों को स्टार्ट किया कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रियों में बेचेंगे। नेक्स्ट अचीवमेंट क्या क्या थी कि हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ की, ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर क्या था, हमने नई नई फर्टिलाइजर्स का यूज करना यहाँ पे शुरू किया था। अब जब हमने इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स को यूज किया, तो उसके भी ऑफ कोर्स हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका इंडस्ट्रियल एक्सपेंड हुई, आपकी इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हुई। स्टील, कॉल एंड अदर इंडस्ट्री, मेनली आपकी स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे एक्सपेंड हुई थी। नए नए रोड बनने लगे, रेलवेज बनने लगे, डैम एंड पावर प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किए इसी के अंदर। सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी हमारी बनने की तरफ बढ़ चुकी थी, मतलब कि जो अभी तक भी नहीं है कंप्लीटली 100% सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी तो हमारी, लेकिन हाँ हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी जो है वो काफी सारे सेक्टर्स में से कम हो गई थी। पॉवर्टी हमारी धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लग गई थी, रूरल डेवलपमेंट की तरफ हमारा फोकस जा चुका था। अब फेलियर क्या थे, फेलियर ये थे कि हमारा जो ये ग्रोथ हो रहा था, तो इसमें जीडीपी की ग्रोथ कुछ भी नहीं थी। जीडीपी हमारी कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें दिखी नहीं। बेसिक हमारी 3 to 4% की ही जीडीपी ग्रोथ थी। इनएफिशिएंसी थी हमारी पब्लिक सेक्टर के अंदर। पब्लिक सेक्टर कौन से, पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो आज के टाइम पे भी जो काफी ज्यादा क्रेज है गवर्नमेंट जॉब का, उसका रीजन ही ये है कि वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट था, इस वजह से ये हमारा एक सबसे बड़ा फेलियर रहा है और आज के टाइम पे भी है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी हमारे पास बहुत ज्यादा थी, जॉब क्रिएट उतनी नहीं हो पा रही थी जितनी होनी चाहिए थी। एक्चुअली में जॉब क्रिएट हुई थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी जॉब क्रिएशन नहीं हुई। लाइसेंसिंग राज था हमारा और लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, मतलब हमारे जो मेथड थे वो आउटडेटेड थे। अब इस इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद हमारा जो मेन चीज आया था वो आया था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर के हमारे पहले फीचर्स क्या थे वो हम देख चुके हैं, अगेन नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस ये थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सबसे ज्यादा वर्क करती थी, क्योंकि मोर देन 80% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही थी और उसी से हमें फूड सिक्योरिटी मिलती थी। और जो रॉ मटेरियल हम सप्लाई करते थे वो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही होते थे। जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे ज्यादा
कंट्रीब्यूशन था। प्रॉब्लम्स क्या क्या थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कि हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, हमारा पास लो मैकेनिज्म था। तो रिफॉर्म्स क्या क्या आए, रिफॉर्म्स आए ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हमने HYV सीड्स को यूज करना शुरू किया, नए नए इरिगेशन के मेथड लेके आए, नए नए मैकेनिज्म के ऊपर वर्क किया। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की हेल्प से हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया। इरिगेशन प्रोजेक्ट लेके आए हम, कैन डैम्स एंड ट्यूबल वेल्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी कि हम और किस तरीके से अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ा सकते हैं। तो ये थे कुछ टेक्निकल रिफॉर्म्स हमारे किसके, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कैसे आए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन की हेल्प से। लैंड रिफॉर्म्स क्या थे, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर हमने जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया था। लैंड फाइनेंसिंग एक्ट आ गया था हमारा, जो कुछ लैंड ऐसी थी जो दूर 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 थी, छोटी छोटी लैंड होती थी और दूर दूर वाले एरिया के अंदर थी, तो हमने उसको कंसोलिडेट करना शुरू किया कर दिया था ताकि फार्मर जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाए। उसके बाद कुछ जनरल रिफॉर्म्स के अंदर हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर आए, सब्सिडी देने लग गए हम फार्मर को ताकि वो इनपुट्स खरीद सकें। कोऑपरेटिव फार्मिंग आपकी आ गई थी और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ गए थे जहां से आप लोन ले सकते हो बहुत ही इजी मैनर्स के अंदर, लाइक आपका नाबार्ड बैंक जो आज के टाइम पे भी वर्क करता है। नाबार्ड जो है वो आपकी एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी का मतलब क्या होता है, एपेक्स बॉडी एक स्पेशल सेक्टर के अंदर वो बॉडी क्रूशियल रोल प्ले करती है, तो उसको बोला जाता है एपेक्स बॉडी। तो नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक एपेक्स बॉडी है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। नेक्स्ट ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा आया, उसके इम्पैक्ट तो हमने देखे, अब देख लो उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो वही कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन चुकी, ज्यादा इनकम होने लग गई फार्मर की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास, एग्री बेस इंडस्ट्री बनने लग गई हमारी और रिड्यूस हो गई डिपेंडेंसी। डिसएडवांटेजेस क्या थी कि रीजनल इम्बेलेंस था, सॉइल की फर्टिलिटी लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर खराब हो जाती थी, वाटर क्राइसिस काफी ज्यादा था क्योंकि जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते थे उसके अंदर वाटर बहुत ज्यादा यूज होता था। इनइक्वालिटी आ गई थी हमारे फार्मर्स के बीच में, वो हेल्थ इश्यूज इस वजह से बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे क्योंकि हम पेस्टिसाइड डाल के जो भी अपनी फार्मिंग करते थे वो पेस्टिसाइड्स की वजह से, तो उस फसल की क्वालिटी खराब हो जाती थी जिस वजह से हेल्थ इश्यूज ज्यादा हो गए थे। आगे है आपका रिस्क ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। रिस्क और डिसएडवांटेजेस को आप एक साथ ले सकते हो कि एनवायरमेंट डिग्रेड हो गया था, हमारे केमिकल इनपुट बहुत ज्यादा हो गई थी और उस केमिकल इनपुट की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती थी, तो फार्मर्स के ऊपर एक डेट का बर्डन बढ़ता जा रहा था, हमारी लो बायोडाइवर्सिटी को हम लॉस करते जा रहे थे। गॉट इट, ये था पूरा का पूरा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। अब बढ़ते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या स्थिति थी, फीचर्स थे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के कि हमारा शुरू से ही मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के ऊपर हमने वर्क किया है। हमारे पास बहुत लार्ज सेक्टर के अंदर PSU आ गई थी। ये PSU क्या होता है, PSU होती है आपकी पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग। PSU आपकी 3 टाइप में डिवाइड होती है, मिनी रतन, महारतन और नवरतन। मिनी रतन, महारतन, नवरतन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट दैट यू इन्वेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट दैट यू अर्न फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिस पे आपकी डिवाइड होती हैं। तो हमारे पास लार्ज नंबर के PSU आ गए थे जिसके अंदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते थे, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता था वो इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का ही होता था। हमारा फोकस था कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को डेवलप कर पाए। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन था, हमने इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करना शुरू किया और स्मॉल स्केल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया। की फीचर्स ये तो हम कर चुके हैं। तो स्मॉल, एक देखो अब दो चीजें हैं, एक है आपके पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक है आपकी MSME। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि हमारी पहले प्लानिंग कमीशन होता था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हमारा नीति आयोग आया है, तो सेम उसी तरीके से पहले हमारे पास स्मॉल स्केल इकोनॉमी होती थी, स्मॉल स्केल इकोनॉमी को रिप्लेस करके हमारा MSME आया है। MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आपका बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ कि माइक्रो, अगर कोई भी बिजनेस है जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की है तो वो माइक्रो के अंदर होगा। स्मॉल के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 10 करोड़ तक की एंड मीडियम के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 50 करोड़ तक की। यहाँ जो आपको मेन चीज ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी है कि MSME जो है वो SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रिप्लेस करके आया है। गॉट इट।
नेक्स्ट आपकी ट्रेड पॉलिसी 1991 से पहले क्या थी? 1991 से पहले आपकी जो ट्रेड पॉलिसी थी वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट थी। हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को कम करना चाहते थे, फॉरेन गुड्स के ऊपर डिपेंड ज्यादा थे, और हमारा लाइसेंसिंग राज चलता था कि गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तभी भी। इस वजह से जो उसका प्रोसेस था एक्सपोर्ट करने का भी वो बहुत ज्यादा लंबा था, क्योंकि हम एक कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर, इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर वो एक डर आ चुका था कि दोबारा से अगर हमारा कुछ ऐसा जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे हुआ ऐसा ही हम किसी के कंट्रोल में ना आ जाए। तो इस वजह से आपकी जो इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा लाइसेंसिंग राज थी, काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव इकोनॉमी उस टाइम पे थी आपकी ट्रेड पॉलिसीज को लेकर। गॉट इट? नेक्स्ट चैप्टर है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म वही 1991 की रिफॉर्म जो हमने अभी सारा पढ़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्या जरूरत थी जो हमें ये इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आनी पड़ी? क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, हमारा फिस्कल डेफिसिट क्या था? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स जाके देख लो। राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई हमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी डिक्लाइन होती जा रही थी, एक्सटर्नल डेप्ट क्राइसिस हमारा जा रहा था, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का प्रेशर बहुत ज्यादा था। देखो आईएमएफ का प्रेशर क्यों था? क्योंकि अगर कोई भी किसी भी टाइप के इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो आईएमएफ आपको लोन दे सकती है, तो उसके बेसिस पे कि अगर आप आईएमएफ से लोन लेने वाले हो तो आपको अपनी इकोनॉमी को आईएमएफ के अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा, जैसे वो कहेंगे वैसे रिफॉर्म्स आपको लेके आने पड़ेंगे। इन एफिशिएंसी थी हमारी पब्लिक सेक्टर के अंदर, और ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड हमारा बढ़ता जा रहा था। क्या क्या एलिमेंट हमने देखे लिबरल 1991 की पॉलिसी के अंदर? वो थे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर रिड्यूस हो गया था हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल। कैसे रिड्यूस हो गया था? लाइसेंसिंग राज को हमने खत्म कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था टैक्स और ड्यूटीज को, मतलब फ्रीली आप कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। डीरेगुलराइज कर दिया था हमने इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड को, कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम रहेगा, जैसे आप अपने बिजनेस को चलाना चाहते हो उस हिसाब से चला सकते हो, बहुत ज्यादा परमिशन की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाई कर दिया था हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल को। ये 4 पॉइंट आपको लिबरलाइजेशन के अंदर याद रखने हैं। फिफ्थ पॉइंट आप इसमें याद रख सकते हो, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स थे वो आए थे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर वैसे इसी में कवर हो जाएगा, छोड़ो इतना याद रख लो बस। उसके बाद है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमने एनकरेज किया था प्राइवेट सेक्टर को, जो ऑनरशिप थी उसको ट्रांसफर कर दिया था गवर्नमेंट कंट्रोल से लेकर प्राइवेट हाथों के अंदर, सेलिंग कर दी थी हमने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, और अपने ऑन प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल को बढ़ा दिया था, रिड्यूस कर दिया था ओवरऑल गवर्नमेंट के रोल को। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, ग्लोबलाइजेशन के अंदर ट्रेड बैरियर को रिमूव कर दिया, इंपोर्ट भी आसान बना दिया और एक्सपोर्ट भी आसान बना दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम एनकरेज कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, और इंटीग्रेट कर रहे थे हम डब्ल्यूटीओ और ग्लोबल मार्केट के अंदर, मतलब जो भी आपका डब्ल्यूटीओ कहता था उस चीज को मान रहे थे, उसको इंटीग्रेट कर रहे थे। मेरिट्स क्या क्या थी 1991 के रिफॉर्म की? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ थी, इंक्रीज हो रहा था आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंड हो रहा था आपका पब्लिक सेक्टर। ये मेरिट थी आपकी 1991 की रिफॉर्म्स की। आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा बूम आया। इंडिया, अच्छा एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर के अंदर अपना कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब वो कौन से सेक्टर की सबसे ज्यादा करती है? तो वो सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंडिया के पर्सन का रोल रहता है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हमारा, राइज हो गई हमारा एक्सपोर्ट, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया। अब कुछ मेरिट थी तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डीमेरिट भी थी, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ डीमेरिट थी। डीमेरिट सबसे पहले क्या थी कि जॉबलेस ग्रोथ थी, जॉब इनफ जितनी क्रिएट होनी चाहिए थी वो नहीं है। आज के टाइम पे भी इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, ये जॉबलेस ग्रोथ ही चल रही है। इंक्रीज हो गई थी हमारी इन इक्वेलिटी, पुअर और ज्यादा पुअर होता जा रहा था, रिचर और ज्यादा रिच होता जा रहा था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारी डिक्लाइन हो गई थी, कट थॉट कंपटीशन आ गया था बिल्कुल फॉरेन
गुड्स के साथ। एग्रीकल्चर के अंदर हमने निग्लेक्ट कर दिया था, एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ज्यादा कुछ एलपीजी पॉलिसी के अंदर नहीं लिया गया, और इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन कंट्री थी, तो इस वजह से एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट किया, तो दिस इज नॉट ए गुड पॉइंट फॉर आवर इकोनॉमी। डिपेंडेंस थी हमारी फॉरेन कंपनीज पे, जैसे हमारी मैकडोनल्ड्स होगी। एनवायरमेंटल इशू थे, क्योंकि हम पेड़ काट काट के अपनी इंडस्ट्रीज को एक्स्टेब्लिश कर रहे थे, तो इन्वायरमेंट हार्म हो रहा था। वनरेबिलिटी थी हमारी ग्लोबल क्राइसिस के अंदर। ये सारे के सारे पॉइंट आप एज इट इज याद रखोगे। नेक्स्ट, अब डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ डब्ल्यूटीओ की। सबसे पहले डब्ल्यूटीओ को रिप्लेस कर, डब्ल्यूटीओ से पहले हमारे पास था यहाँ पे गेट। 1 जनवरी 1948 के अंदर हमारा सबसे पहले गेट आया था। गेट क्या था? गेट आपकी कोई बॉडी नहीं थी, गेट को आप कह सकते हो ये एक तरीके का मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट का मतलब है कि बहुत सारी कंट्रीज एग्रीमेंट के अंदर थी। तो गेट के अंदर जो एक की नेगेटिव पॉइंट्स थे वो ये थे, गेट एक तो आईपी के अंदर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई वर्क नहीं करता था, गेट के अंदर सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया था, गेट के जो भी प्रोविजंस थे उनको ब्रेक करना बहुत ज्यादा इजी था। तो 1955 के अंदर गेट को हमने बंद कर दिया, और गेट के बाद हमने 1995 में 30 साल बाद अपने डब्ल्यूटीओ को एक्स्टेब्लिश्ड किया। ये जो बीच के आपका 30 साल 40 साल का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में गेट के जो ऑलरेडी चल रहे इश्यूज थे या ऑलरेडी चल रहे कुछ एग्रीमेंट थे उनको सुलझाने के ऊपर या उसको एक नई दिशा देने के लिए हमने इन 3 साल में काम किया था। देन 1955 के अंदर हमारा डब्ल्यूटीओ, और डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर याद रख लेना और डेट याद रख लेना। डेट मतलब मेनली ईयर 1995। हेडक्वार्टर है आपका जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इंडिया जो है वो डब्ल्यूटीओ का फाउंडिंग मेंबर भी था। फाउंडिंग मेंबर का मतलब क्या होता है? जिस टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उस टाइम पे वो उसका मेंबर था या नहीं था, उसको बोला जाता है फाउंडिंग मेंबर। 160 अभी तो के टाइम पे वैसे 194 कंट्री है डब्ल्यूटीओ की, ये 164 पुराना, इसको काट दो, 194 है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है डब्ल्यूटीओ का? डब्ल्यूटीओ का ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रमोट करें फ्री ट्रेड को, मतलब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो, हमारे बहुत ज्यादा बैरियर ना हो। बैरियर भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है टैरिफ और एक होता है नॉन टैरिफ। टैरिफ के अंदर क्या होता है? टैरिफ के अंदर आपका टैक्स लगा दिया जाता है जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो। नॉन टैरिफ के अंदर आपका कोटा बैरियर आता है। कोटा बैरियर के अंदर कि आपको कोटा फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा तो तुम किसी भी हाल में इंपोर्ट या किसी भी हाल में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो डब्ल्यूटीओ है वो ज्यादातर आपको टैरिफ बैरियर को प्रमोट करता है कि ठीक है, अगर आपकी कंट्री हार्म हो रही है इस प्रोडक्ट के मंगवाने से तो आप टैक्स ज्यादा लगा दो, लेकिन कोटा मत करो, क्योंकि सामने वाली कंट्री का भी कहीं ना कहीं नुकसान है। कोटा फिक्स नहीं होना चाहिए। ये एक ऑब्जेक्टिव है हमारे डब्ल्यूटीओ का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि एंश्योर करे फेयर कंपटीशन, प्रिवेंट किया जाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। तीसरा है आपका यहाँ पे एंकरेज होनी चाहिए मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज हो मेरी ट्रेड अपॉर्चुनिटी। एंड द फोर्थ वन इज की सेटल डाउन हो हमारा ट्रेड डिस्प्यूट, मतलब कि जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्यूशन की उसमें बात करी गई। देन है आपको प्रोटेक्ट किया जाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में से। इसमें जो मैंने आपको बताया कि गेट के अंदर क्या था, गेट के अंदर आपकी आईपी नहीं आते थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई भी प्रोविजन नहीं था। तो डब्ल्यूटीओ का एक मेजर ऑब्जेक्टिव यही बना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए। आगे है डब्ल्यूटीओ की कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में वही कि हमारे एक्सपोर्ट बूस्ट हुए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ने लग गई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई, होस्ट कंट्री एंड होम कंट्री दोनों को फायदा हुआ, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड बेटर हो गए। डिसएडवांटेज ये थी कि स्मॉल फार्मर को इसकी नॉलेज नहीं थी तो वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। फॉरेन मोनोपोलीज हमारी इंडिया मार्केट के अंदर आने लग गई थी। स्ट्रिक्ट आईपी रूल आ गए थे, जैसे हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन ड्यू टू पेटेंट लो। पेटेंट लो के कारण हमारी कॉस्ट ऑफ मेडिसिन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। डिपेंडेंस कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा दोबारा से बढ़ने लग गई थी। ये था हमारा चैप्टर थर्ड। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर फोर्थ, जो कि है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब देखो, एक होती है आपकी फिजिकल कैपिटल, एक होती है आपकी ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इज लाइक आपकी कोई भी एसेट। जो आपको मेन की पॉइंट याद रखना है फिजिकल कैपिटल का,
टाइम के साथ साथ वो डेप्रिशिएट होती है, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। वहीं पे ह्यूमन कैपिटल जो है वो टाइम के साथ साथ एप्रिशिएट होती है, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्किल और नॉलेज या हेल्थ जो एक पर्सन की एबिलिटी है, मतलब एक ह्यूमन की नॉलेज, उसकी स्किल्स हमारी कंट्री के लिए क्या है? वो हमारी कंट्री के लिए एक तरीके की कैपिटल है, एक तरीके की एसेट है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? अपनी स्किल्स को, अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को बढ़ाना इज लाइक कि ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना। जो आपकी वर्कफोर्स है, जो आपके पास ह्यूमन बीइंग है, उन ह्यूमन बीइंग की नॉलेज को बढ़ाना इज योर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या कौन कौन से सोर्सेज है जिसके थ्रू आप ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा सकते हो? देखो, एजुकेशन दो। अगर एजुकेशन दोगे तो वहां पे आपको नई नई नॉलेज और स्किल सीखने को मिलेगी, तो आपकी ह्यूमन कैपिटल जो है वो बेटर बन पाएगी। देखो, ह्यूमन कैपिटल के अंदर मेन चीज ये याद रखना बस कि आपकी ह्यूमन की वर्थ को बढ़ाना। गॉट इट। नेक्स्ट है कि आप हेल्थ फैसिलिटी अच्छी रखो, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर रखो हेल्थ के लिए, ताकि अगर कोई बीमार हो जाए तो हमारा एक बहुत की पर्सन जो है वो किसी बीमारी की वजह से अपनी प्रोडक्टिविटी को लूज ना कर पाए। साथ साथ हमेशा उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहो। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नहीं हो सकता तो जॉब के साथ ही उन्हें छोटी मोटी आप ट्रेनिंग देते रहो। जॉब के साथ जो ट्रेनिंग होती है उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। और जॉब को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई करते हैं या सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल ही सीखते हैं, जॉब नहीं कर रहे साथ में, तो उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट आपका माइग्रेशन, कि आप माइग्रेट करो स्किल वर्कर को, अगर उसे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं मिल रही है तो उसको वहां जाना चाहिए ताकि वो और बेटर पोटेंशियल अपने निकाल सके। नेक्स्ट आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ आपको नॉलेज मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट एंड ऑनलाइन कोर्सेज एंड डिजिटल रिसोर्सेज के बेस पे, मतलब आपको आईटी की स्किल्स ज्यादा से ज्यादा, नई नई टेक्नोलॉजी उनको सिखानी चाहिए, नए नए ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में उन्हें बताना चाहिए। तो ये कुछ हमारे मेन सोर्सेज थे जिससे हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आती है। उसके बाद है रोल क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का आपकी ग्रोथ के अंदर? प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, हाई प्रोडक्टिविटी। जितनी आपकी ह्यूमन कैपिटल बेटर वर्क करेगी उसी के हिसाब से, एक कर रहा है स्किल्ड लेबर वर्क और एक कर रहा है अनस्किल्ड, तो ऑफकोर्स स्किल्ड लेबर जो है वो बेटर परफॉर्म कर पाएगा एज कंपेयर टू अनस्किल्ड लेबर, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सेकेंड है आपका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ग्रोथ। नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट आप लेके आओगे, नई नई टेक्नोलॉजी ग्रोथ होगी। जितने इनोवेटिव प्रोडक्ट, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी बढ़िया होगी, इनोवेटिव प्रोडक्ट होंगे, उतनी आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेटर होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। देखो, जब शुरू में हमारे कंप्यूटर्स कभी 2000 के टाइम पीरियड पे आए थे तो उस टाइम पे बिजनेसेस में सबसे ज्यादा जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये था कि अब तो कंप्यूटर आ चुके हैं, जॉब कम हो जाएंगी, लेकिन एक्चुअली में कंप्यूटर के आने से जॉब कम नहीं हुई, हमारा और एक काम करने का तरीका बेटर हो गया। जैसे आज के टाइम पे भी है कि एआई आ चुकी है, जॉब्स कम हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेटर ही होती है, बल्कि हमें स्किल लेबर की जरूरत होती है और स्किल लेबर हमारा ज्यादा एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी से काम कर पाता है। तो ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, मोर स्किल्ड लेबर की जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्रिएट होगी। बेटर हेल्थ आउटकम, अब एक पर्सन को पता है कि उसको अपनी हेल्थ का ध्यान कहाँ रखना है, उसके पास नॉलेज है, तो वो बेटर रख पाएगा, जिसके साथ उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगी। और जब ओवरऑल ग्रोथ हो रही है तो हमें एक ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस का फायदा अपनी इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलेगा। गॉट इट। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस सबसे पहला है कि हमारा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो इनसफिशिएंट है। कहीं जगह वो इनसफिशिएंट है और कहीं जगह हमारा करप्शन की वजह से वो चीजें सामने आ नहीं पाती। तो लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर हमें अपना जीडीपी के कॉन्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने की जरूरत है। सेकेंड है आपका पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एक्चुअली जो आपका ये करिकुलम डिजाइन है वो आपको उस बेसिस पे है ही नहीं जैसे एक्चुअली इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क होता है। और जो हमारे टीचर्स
टीचर्स है उनके पास इतने स्किल्ड नहीं है, तो स्किल्ड टीचर की हमारे पास कमी है, और पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और आउटडेटेड करिकुलम हमारा अभी चलता है, जिस वजह से ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाती। थर्ड है आपका अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जॉब ही नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो जॉब आप कर रहे हो वो आपकी स्किल के से मैच नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा जो है वो एक पियोन की जॉब कर रहा है, एक्चुअली ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जॉब तो है उसके पास लेकिन वो उसे बेटर कर सकता था कुछ। फोर्थ इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, जब आपकी हाईली पोटेंशियल स्किल्ड एम्प्लॉयर जो है वो माइग्रेट कर देती है किसी और कंट्री के अंदर, क्योंकि उन्हें वहां पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दिस इज योर ब्रेन ड्रेन। गॉट इट। जेंडर इन इक्वालिटी है, वुमेन को एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता, और वुमेन के लिए हम जॉब की इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं रखते। रीजनल डिस्पैरिटी ज्यादा है, किसी रीजन के अंदर रूरल एरिया के अंदर खासकर आपकी एजुकेशन बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अफोर्डेबिलिटी इशू है, हाई एजुकेशन जो हमें आज कई जगह पे देखने को मिलती है वो हर पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ सब्सिडी एंड अदर स्कॉलरशिप एग्जाम्स के थ्रू उनको अफोर्डेबल करवाए जाए। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि ह्यूमन कैपिटल हमारा एक की है जिसके थ्रू हम इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होती है मेरी एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रेनिंग स्किल्स पे। एड्रेस करा जाता है हमारा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी एंड ऑल को। गॉट इट। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 5th, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास हर चीज अवेलेबल है लेकिन कहीं ना कहीं हम रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया, तो ये चैप्टर आपका फोकस करेगा कि रूरल एरिया की डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, रूरल एरिया की डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें उसके अंदर देख के चलनी पड़ती हैं। देखो, तो रूरल एरिया का मतलब क्या है, गांव वाले एरिया की डेवलपमेंट। गांव वाले एरिया की डेवलपमेंट के लिए हमें इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, विलेज के अंदर एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने की जरूरत है, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, ताकि हम एनहेंस कर सके क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ विलेजर्स। तो सबसे पहले मेन चैलेंज आए थे हमारे लैंगरिंग चैलेंजेस के अंदर था आपका कि रूरल एरिया के अंदर हमको रूरल क्रेडिट कहाँ से मिलेगा, और रूरल एरिया के अंदर हम रूरल मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि मार्केटिंग जब हमने एक बार प्रोडक्ट तो बना लिया, हमने उगा तो लिया, लेकिन कोई भी फिक्स्ड मार्केट थी ही नहीं जहां पे जाके हम वहां अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते थे। तो दूसरा है आपका एमर्जिंग चैलेंजेस के अंदर है आपका कि अगर मेरे पास मेरे को हर चीज मेरी बेटर चल रही है, लेकिन लाइवलीहुड के लिए मैं इसके अलावा फार्मिंग के अलावा और क्या कर सकती हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सोर्सेज दे रखे हैं यहाँ पे रूरल क्रेडिट के। क्रेडिट आपका 3 टाइप का होता है, स्मॉल, मीडियम एंड लॉन्ग। सोर्सेज के अंदर आपके 2 सोर्सेज है, एक है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को ही हम फॉर्मल सेक्टर कहते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब आपके इनफॉर्मल सेक्टर। इंस्टीट्यूशनल फॉर्मल सेक्टर के अंदर सबसे पहला आता है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक इज लाइक की जो भी आपने अभी तक बैंक सुने हैं ना, आईसीआईसी हो गया आपका, एसबीआई बैंक हो गया आपका, एचडीएफसी हो गया, दीज आर ऑल कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक का कुछ रेशियो फिक्स होती है कि जो भी लोन टोटल दे रहा है कॉमर्शियल बैंक, उसमें से इतने परसेंट जो है वो उसे फार्मर्स या बिजनेसेस को देना पड़ेगा। तो ये है आपका कॉमर्शियल बैंक जहां से आप लोन ले सकते हो। दूसरा होता है आपका रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक का मेन मोटिव ही सिर्फ ये होता है कि रूरल एरिया को डेवलप करना। गॉट इट। नेक्स्ट आपका कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर होता है कि कुछ हाई वर्थ पर्सन जो है वो आपस में कोऑपरेट करके एक बहुत ही नॉमिनल सी इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा देते हैं। नेक्स्ट आपका नबार्ड। नबार्ड आपकी एक एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो आपको रूरल फाइनेंस प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट वन इज योर सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहां पे माइक्रो फाइनेंसिंग टेक्निक यूज होती है, निधीज भी इसको आप बोल सकते हो, जहां पे आपको थोड़ा थोड़ा पैसा हर वुमेन डालती है और अपना एक ग्रुप बना लेती है और वहां से आप पैसा ले सकते
हो। नेक्स्ट है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, ये हमने सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस के बारे में पढ़ा। आगे है आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नॉन इंस्टीट्यूशनल आपका इनफॉर्मल है। नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर हमेशा आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हाई होगा। फर्स्ट है इसके अंदर मनी लेंडर। जैसे मनी लेंडर जो भी आपके गांव में आसपास कोई अमीर पर्सन है जिसके पास पैसा है, वो आपको पैसा उधार पर दे सकता है। दिस इज लाइक मनी लेंडर। ट्रेडर्स इन कमीशन क्रेडिट, आप किसी एजेंसी से ले सकते हो जो फॉर्मल नहीं है, लेकिन हाँ वो आपको पैसा जरूर दे देती है। नेक्स्ट आपका, आप किसी रिलेटिव या फ्रेंड से ले सकते हो, लैंडलॉर्ड से ले सकते हो जहां पे आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। रिलेटिव फैमिली आपको विदाउट इंटरेस्ट भी पैसा दे सकते हैं। ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं हमारे। चैलेंजेस क्या है हमारी रूरल मार्केट के अंदर? सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास पहली चीज तो मार्केटिंग नहीं है। मार्केट क्या, हमारे पास कोई ऐसा प्लेस ही नहीं है जहां पे जाके हम उस प्रोडक्ट को बेच सके। दूसरी, अगर बाय चांस हम जाने भी लग गए, कोई मार्केट प्लेस भी हो गया, तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है। हमारी पुअर ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी, जब तक हम सामान पहुंचाएंगे आधा सामान तो हमारा खराब हो जाएगा। और उसके अंदर भी हमारे मिडल मैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मिडल मैन हमारे बीच में आते हैं और हमारे काफी सारा पैसा जो है वो मिडल मैन के साथ ही चला जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज फैसिलिटी, आपको किसी भी टाइप की नहीं दे रखी। और इसी के साथ साथ प्राइस बहुत ज्यादा इनस्टेबल है कि आपके पास कोई मिनिमम सेलिंग प्राइस सपोर्ट नहीं दे रखा। एंड लास्ट वन इज कि आपके पास अवेयरनेस नहीं है। गॉट इट? नेक्स्ट आपका मेजर क्या क्या है, किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो एग्रीकल्चर मार्केट को। जो भी हमारे चैलेंजेस हैं उन्हें ही एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे क्रिएट कर सकते हैं हम कि रेगुलेट, सबसे पहला है कि रेगुलेट करो मार्केट को, रिड्यूस करो मिडलमैन के एक्सप्लॉयटेशन को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए हमारी हर गुड्स के साथ, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट को एक्स्टेब्लिश करो, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाओ ज्यादा से ज्यादा जहां पे आप अपने मार्केट को सेल कर सकते हो और फार्मर को उसके बारे में बताओ। वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करो। ये है सारे के सारे मेजर जिसके थ्रू आप अपनी एग्रीकल्चर मार्केट को बेटर बना सकते हो। इसके अलावा क्या क्या वेज हैं जो आप अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ कर सकते हो? एग्रीकल्चर के साथ आपको अपने लिविंग को बेटर बनाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जा सकते हो, आप फिशरीज के अंदर जा सकते हो, हॉर्टिकल्चर में जा सकते हो। हॉर्टिकल्चर जिसके अंदर आप फ्रूट और फ्लावर्स की खेती करते हो। कॉटन एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री बना सकते हो। कॉटन तो आप खुद अपने खेत में उगाओगे ही, उसके साथ साथ आप एक इंडस्ट्री भी लगा लो। नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है आपका इसी चैप्टर में जो क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जो आप फार्मिंग कर रहे हो उसको बिना किसी भी फर्टिलाइजर के, बिना किसी भी पेस्टिसाइड्स के एक बेटर तरीके से एक हाई क्वालिटी गुड्स को फटे उगाना, फार्म करना इज योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। गॉट इट? नेक्स्ट चैप्टर है आपका एम्प्लॉयमेंट। आगे नेक्स्ट चैप्टर है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन होती है जहां पे पीपल एंगेज होते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकती है और वेजेस भी हो सकती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं आपके वर्कर। वर्कर क्या, वर्कर के अंदर कोई भी आ सकता है। वर्कर के अंदर आपका फोर्थ क्लास पर्सन भी आ सकता है। वर्कर के अंदर आपकी कंपनी का मैनेजर, कंपनी का सीईओ भी आ सकता है। तो वर्कर जो है वो मेनली आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर एंड सेकंड वन इज हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर वो वर्कर होते हैं जो खुद का काम करते हैं, एज ए बिजनेस करते हैं मतलब जो। हायर्ड वर्कर वो जो वेजेस पे या सैलरी पे वर्क करते हैं। हायर्ड वर्कर के अंदर आपकी फर्दर दो टाइप डिवाइड होती है। एक होता है रेगुलर वर्कर एंड द सेकंड वन इज योर कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर क्या होता है? रेगुलर वर्कर वो वर्कर होता है जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर वर्क करता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है? जिसकी मंथली सैलरी या वेजेस जो भी है वो फिक्स्ड है। वहीं पे कैजुअल वर्कर क्या होता है? कैजुअल वर्कर वो होता है जिसके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जो किसी ऑफिस के अंदर वर्क नहीं करता, वो आप कह सकते हो एक तरीके का लेबर है, डेली या टेम्परेरी बेसिस के ऊपर वर्क करता है, उसको कहा जाता है आपका
कैजुअल वर्कर। अब यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट और समझने हैं इसके अंदर, एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ वर्कर, एक है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ वर्कर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आपके गवर्नमेंट भी आते, गवर्नमेंट सेक्टर भी आते हैं एंड आपके प्राइवेट सेक्टर भी आते हैं। देखो हमें क्या समझना, हमने ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में समझना है। दो सेक्टर होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक तो होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अब मेरे पास एक है प्राइवेट और एक है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट के अंदर अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर 10 या उससे ज्यादा मेंबर वर्क कर रहे हैं तो वो मेरा ऑर्गेनाइज का पार्ट बनेगा, अदरवाइज वो मेरा अनऑर्गेनाइज का पार्ट बनेगा। वहीं पे जो पब्लिक सेक्टर है वो हमेशा और हमेशा आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है। क्लियर ये पॉइंट भी। नेक्स्ट आपका लेबर सप्लाई, लेबर वर्कफोर्स एंड लेबर फोर्स। लेबर सप्लाई, लेबर वर्कफोर्स और लेबर फोर्स क्या होता है? देखो सबसे पहली टर्म है आपके पास लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई के अंदर आता है टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंट विलिंग है एक पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करने के लिए। आपके पास एक जॉब है जिसके अंदर सैलरी आप 10,000 पे करने वाले हैं, तो कितने पर्सन ऐसे हैं जो इस 10,000 सैलरी में इतने टाइम पीरियड के लिए जो भी आप उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हो उस फैसिलिटी के साथ और उस वर्क बर्डन के साथ वो काम करने के लिए राजी हैं। टोटल पॉपुलेशन जो आपके दिए हुए वेज रेट पे काम करने के लिए राजी है उसे कहा जाता है लेबर सप्लाई। सेकंड है आपका लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स के अंदर आपके वो पीपल आते हैं जो एक्टिवली जो है वो काम को ढूंढ रहे हैं। इसके अंदर आपके एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। लेबर फोर्स वो पीपल जो वर्किंग है या फिर वो एक्टिवली किसी जॉब को ढूंढ रहे हैं। अगर कोई वर्किंग पीपल भी अपनी जॉब को स्विच करना चाहता है तो वो भी लेबर फोर्स के अंदर ही आता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे वर्क फोर्स। वर्क फोर्स के अंदर क्या आता है? वर्क फोर्स के अंदर वो पीपल आते हैं जो एक्चुअली अभी काम करने लग रहे हैं एक गिवन टाइम पीरियड पे, एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर वो वर्क कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है वर्क फोर्स। तीनों सिमिलर सी टर्म है, डिफरेंस को ध्यान रखना। वर्कफोर्स के लिए यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला भी यूज होता है, एक सेकेंड। यस, वर्कफोर्स के लिए टोटल लेबर फोर्स में से जब आप एन अनएम्प्लॉयड को माइनस कर देते हो तो आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली वर्क कितने परसेंट कर रही हैं। नेक्स्ट है यह टॉपिक आपका टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलती है? सबसे पहली है आपकी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपकी छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक्चुअली में 3 बंदों की जरूरत है, 3 ह्यूमंस की जरूरत है और उसी काम के लिए 5 पर्सन लगे हुए हैं, तो वो होगी आपकी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक खेत के अंदर 3 पर्सन जो है वो 100 केजी अनाज को उगा रहे हैं और अगर उसी के अंदर 5 पर्सन वर्क करते हैं तो भी वो 100 केजी अनाज ही उगता है। तो जो एक्स्ट्रा पर्सन हमारे वर्क कर रहे हैं उनका हमारी प्रोडक्टिविटी से कोई लिंक नहीं है, ना ही वो इंक्रीज हो रही है और ना ही वो रिड्यूस हो रही है। तो ये जो 2 पर्सन है ये क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। दिख तो रहा है कि ये भी हमारे एग्रीकल्चर के अंदर वर्क कर रही हैं लेकिन एक्चुअली में इनकी वर्क की कोई प्रोडक्टिविटी का रिजल्ट हमें नहीं मिलता। गॉट इट? नेक्स्ट आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर सबसे बढ़िया एग्जांपल आप ले सकते हो आइसक्रीम वाले भैया। आइसक्रीम वाले भैया जो है वो आपके गर्मी के अंदर तो काफी बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं लेकिन सर्दियों में कोई आइसक्रीम कंज्यूम नहीं करता तो इस टाइम पीरियड पे, वो विंटर टाइम पीरियड पे वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपकी होती है स्किल्स के बेसिस पे। ये अनएम्प्लॉयमेंट आपकी अराइज हुई है क्योंकि जिस स्किल सेट का पर्सन सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो स्किल सेट आप मैच नहीं कर पाते हो तो उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
गॉट इट। नेक्स्ट आपकी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट आपकी हैपन होती है ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न। आपका कभी रिसेशन पीरियड आता है, आपका बूम पीरियड आता है, तो उस टाइम पीरियड पे लिए आपका एक, आज के टाइम पे रिसेशन पीरियड है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए 2 महीने 4 महीने जॉब नहीं है आपके पास, तो वो है आपकी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी डाउनटर्न की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसे कहा जाता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आपकी फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होती है जब आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में स्विच करते हो, तो आपका जो विद इन 10 डेज 15 डेज 20 डेज जो आप अनएम्प्लॉयड होते हो, दोनों जॉब के बीच का जो टाइम गैप होता है, उस टाइम पे जो आप अनएम्प्लॉयड होते हो, ये उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी को आप टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हो। जैसे कि अगर आपको न्यू जॉब आप ज्वाइन करते हो, तो आप जो करंटली जॉब में वर्किंग हो वो आपसे नोटिस पीरियड मांगते हैं। साथ ही जो नई जॉब जहां आप ज्वाइन करने वाले हो, वो आपसे ज्वाइनिंग डेट मांगते हैं कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हो। तो जो आपका नोटिस पीरियड और ज्वाइनिंग डेट के टाइम पीरियड का गैप है, उसको कहा जाता है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। गॉट इट। नेक्स्ट आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्वालिफाइड पर्संस के पास जब जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो उसको कहा जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी अभी हमारी इकोनॉमी के अंदर है या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वो अनएजुकेटेड पर्सन के लिए है, या आप कह सकते हो फोर्थ क्लास पर्सन के लिए है जो कि आपका लेबर वर्क करना जानते हैं। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप के पर्सन की जरूरत है, वहां पे एजुकेटेड की जरूरत है ही नहीं। तो वो एम्प्लॉयमेंट आपकी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कारण क्या क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के? तो अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन हो सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, मतलब कि जो जितनी जॉब हमारे पास है उसके कंपेयर में जो जॉब विलिंग पर्सन है, जो जॉब करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। जॉब सीकर ज्यादा है और जॉब एक्चुअली में कम है। सेकेंड रीजन हो सकता है डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर। हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखने को मिलता है, हमको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। दिख तो रहा है कि काम करने तो लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन है। तो डिपेंडेंसी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज्यादा है, जिसमें सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रीजन आपका स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो पा रही, इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं हो पा रही है, हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से लोन लेना डिफिकल्ट है। लोन लेना डिफिकल्ट है तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो नई नई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बन रही, नई कंपनीज नहीं बन रही, तो कंट्री के अंदर जॉब ही नहीं है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है ओवरऑल। फोर्थ हो सकता है आपका रीजन या कॉज अनएम्प्लॉयमेंट का कि स्किल मिसमैच नहीं होती। एंड द लास्ट वन इज की यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑटोमेटिक वर्क बहुत ज्यादा आ चुका है, जिसके जो काम करने के लिए अब ह्यूमन बीइंग की जरूरत है ही नहीं, ऑटोमेटिक वर्क ज्यादातर आपका हो रहा है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने अभी साथ ही एक्सप्लेन भी कर दिया कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्फ्लेशन की वजह से लोन लेना डिफिकल्ट है, और लोन लेना डिफिकल्ट है तो आपका लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब क्या क्या मेजर्स हैं जिसकी थ्रू मैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकता हूँ? तो सबसे पहला मेजर है यहाँ पे हमारे पास कि प्रमोट करना चाहिए हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लगाओ, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करो विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ज्यादा से ज्यादा आप बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करो, इन फैक्ट्रीज लगाओ, कंपनीज बनाओ। नेक्स्ट आपका बूस्ट स्मॉल सेक्टर, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। छोटी छोटी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपके पास होनी चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर आप फोकस रखो। इम्प्रूव करो अपनी एजुकेशन को और स्किल डेवलपमेंट को, कि जिसकी वजह से आपका ये जो मिसमैच अनएम्प्लॉयमेंट है, कि स्किल मिसमैच हो रही है, इस वजह से आपको जॉब नहीं मिल पा रही, तो ये स्किल कम का गैप है, तो इसको कम करो। ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को इम्प्रूव करो। सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर फोकस करो कि खुद लोन लेकर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करो, खुद जॉब लेने की बजाय दूसरों को आप जॉब दे पाओ। स्ट्रेंथ करो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बेटर टेक्नोलॉजीज का यूज करके, और सर्विस सेक्टर के अंदर सपोर्ट करो। ऑटोमेटिक वर्क सीखो, एआई टूल्स के बारे में सीखो। गॉट इट।
अब गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी हो सकती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी है मनरेगा। मनरेगा क्या है? मनरेगा आपकी एक स्कीम है जिसके थ्रू रूरल एरिया के अंदर आपको साल के 100 दिन फिक्स्ड काम मिलेगा ही मिलेगा, एंड ये फिक्स्ड है कि इतना काम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्या है? गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके थ्रू आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी सेल्फ एम्प्लॉय, इसी के अंदर आपकी रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए ही एक स्कीम है पूरा, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिटीज इन रूरल एरियाज, जॉब क्रिएट करने के लिए है ये रूरल एरिया के अंदर। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम की गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है कि आप खुद वर्क करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट हो सकता है, नेक्स्ट है यहाँ पे स्किल इंडिया मिशन, जहां पे गवर्नमेंट आपको खुद सिखा रही है कि हम आपको सिखाएंगे भी, उसके बाद हम आपको जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। स्किल इंडिया मिशन आपका वोकेशनल ट्रेनिंग है जो यूथ को दी जाती है, ताकि यूथ को पहले सिखाओ और फिर उसी सेक्टर में उसे जॉब प्रोवाइड करो। इसी के अंदर आपकी एक आती है PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। PMKVY और स्किल इंडिया मिशन ये दोनों एक ही साथ वर्क करती है मिलके। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर प्रमोशन, आपको ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज के बारे में बताओ, डिजिटल इंडिया के बारे में बताओ, मेकिंग इंडिया को एनकरेज करो एंड सो ऑन। ये सारे मेजर्स है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट की हेल्प से अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है? सबसे पहले एनवायरमेंट का मतलब है कि आपकी सराउंडिंग्स जो भी है आपके चारों तरफ, उसको आप एनवायरमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं। दूसरी टर्म है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप डेवलप करते हो अपने रिसोर्सेज को, लेकिन आज के फ्यूचर जनरेशन को बिना हार्म पहुंचाए हुए, जब आप प्रेजेंट जनरेशन की नीड को फुलफिल करते हो, तो उसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई रिपीट माई वर्ड, फ्यूचर जनरेशन को बिना किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाए हुए जब आप प्रेजेंट जनरेशन की सारी नीड को फुलफिल करते हो, तो उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए सबसे पहले एनवायरमेंट की तरफ ही बढ़ते हैं। एनवायरमेंट में क्या आता है? एनवायरमेंट के अंदर आते हैं आपके बायोटेक और अबायोटेक कंपोनेंट। बायोटेक कंपोनेंट इंक्लूड्स योर लिविंग बींग्स एंड नॉन बायोटिक या अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड योर नॉन लिविंग बींग्स। नेचुरल रिसोर्सेस के अंदर आता है आपका एयर, वाटर, सॉइल एंड प्लांट। उसके बाद फंक्शन क्या है? एनवायरमेंट काम क्या करता है? एनवायरमेंट का सबसे मेन काम है रिसोर्सेस की सप्लाई करना। बिना एयर के, बिना वाटर के, बिना एनर्जी के, बिना मिनरल्स के कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट इज सप्लाई रिसोर्सेस टू सपोर्ट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। लाइफ को कैसे सपोर्ट करता है? मेंटेन करता है ऑक्सीजन का बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है और रेगुलेट करता है आपके क्लाइमेट को। नेक्स्ट है इसमें वेस्ट असिमिलेशन। हमारा इतना ज्यादा वेस्ट हम क्रिएट करते हैं डे बाय डे, उस वेस्ट को एक बेटर खाद में बनाने के लिए या एक बेटर आउटपुट बनाने के लिए, एक बेटर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा एनवायरमेंट काम करता है कि ऑब्जर्व करता है सारे के सारे वेस्ट को और उसको ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे मटेरियल के अंदर। नेक्स्ट आपका रिक्रिएशनल सर्विसेज। रिक्रिएशनल सर्विसेज के अंदर आपकी आ जाएंगी कुछ कल्चरल वैल्यू, आपकी एथिकल वैल्यूज एंड ऑल, कि एक ह्यूमन के एथिक्स और उसकी कल्चरल वैल्यू जो है वो हमारे एनवायरमेंट को क्रिएट करती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम क्या क्या है एनवायरमेंट के अंदर। सबसे पहले हमारी जितने भी टाइप के हमने आज तक पॉल्यूशन देखा है वो हमारी प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन इंक्लूडेड एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस एंड ऑल, ये सब क्या है? प्रॉब्लम है हमारे एनवायरमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफोरेस्टेशन। हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जो हमारे लॉन्ग टर्म के अंदर एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। डिफोरेस्टेशन की वजह से ही हमारी ग्लोबल वार्मिंग आती है और क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आते हैं। मतलब कि हमारी गर्मी ज्यादा बढ़ने लग जाती है, आइस मेल्ट होने लग जाती है, बाहर आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपके एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है।
बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है। कुछ एरियाज के अंदर तो इतनी ज्यादा पानी हो जाता है कि बिल्कुल बाढ़ आ जाती है, और कुछ एरिया हमारे बिल्कुल सूखे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है एंड सॉइल इरोजन की सिचुएशन हमको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमने की वर्ड यूज किया डिग्रेडेशन। ये डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है उनको आप डिग्रेड कर रहे हो। डिग्रेड का मतलब क्या होता है? डिग्रेड इज लाइक कि आप डिक्लाइन कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेस की क्वालिटी और क्वांटिटी को ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या आप सिंपली लिख सकते हो? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी को ही हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहला है आपका डिफोरेस्टेशन। ह्यूमन अपने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आपकी फसल की कटाई करते हैं, डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका ओवर ग्रेजिंग। गाय भैंसों को चराने के लिए हम ओवर ग्रेजिंग करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। वाटर का मतलब वेस्टेज ऑफ वाटर। एंड द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के अंदर आपके हर टाइप का पॉल्यूशन आएगा, सॉइल, वाटर, एयर एंड ऑल। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने देखा कि अपने फायदे के लिए हम पेड़ों को काट के इंडस्ट्रीज को एक्सटेब्लिश्ड करते हैं। अब कारण क्या क्या है कि हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है? सबसे बड़ा कारण तो अर्बनाइजेशन। गांवों को छोड़ के हम शहरों में आ रहे हैं। अब शहरों में आ रहे हैं तो शहरों में हम एक्सपेंड करेंगे, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, जिसके वेस्टेज हमारी इंक्रीज होगी। सेकंड आपका इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में से हमारी हार्मफुल गैस रिलीज होती है, हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट जाता है जो हमारा पानी के अंदर जाता है, हमारी वाटर पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आपका डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन में हम पेड़ काटते रहते हैं, पेड़ काटने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो जाता है एनवायरमेंट के अंदर, जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाता है, क्योंकि फिर ह्यूमन बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास पेड़ ही नहीं होते, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर आप फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज करते हो, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हो, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर सॉइल की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, और उससे जो आप पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का यूज करके जो आप अनाज को ग्रो करते हो, वो अनाज की भी क्वालिटी नहीं रहती, मतलब वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजिंग आपकी होती है। नेक्स्ट आपका ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन तो सबसे बड़ा कारण इंडिया के अंदर हमेशा से ही रहा है। तो क्या क्या मेजर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट को सेव करने के लिए? सबसे पहला मेजर है कि एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है प्लांट लगाओ। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे वर्क करो, रिन्यूएबल एनर्जीज पे वर्क करो। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी जो बहुत ज्यादा जल्दी दोबारा से ऑब्टेन्ड हमें हो सकती है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो अगेन रिन्यू नहीं होगी, और अगर होगी भी तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के बाद वो हमें रिन्यू होती हुई मिलेगी। तो हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज इंक्लूडिंग योर कॉल, पेट्रोलियम, गैसेस, इनका यूज हमें कम करना चाहिए और हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, रिसाइकल आप कितना कर पा रहे हो, वेस्ट को रिड्यूस कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट आपका एनवायरमेंट के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, ताकि आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करो। कंजर्वेशन के लिए कुछ लॉ होने चाहिए, एनवायरमेंट रेगुलेट हो, जिसकी हेल्प से आप, कि अगर आप बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई करते हैं तो आप पे किसी तरीके का टैक्स लग सकता है, या एक कोटा फिक्स किया जा सकता है कि इससे ज्यादा आप नहीं करोगे। वाटर कंजर्वेशन, जैसे हमारी बारिश का पानी आता है तो वो हमारा वेस्ट ही होता है, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि हम वाटर के वेस्टेज को बचा सकें, वाटर को कंजर्व कर सकें। नेक्स्ट है इंडिया के अंदर एनवायरमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो ये है कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा होने के कारण एक, अब देखो लैंड का एरिया तो हमारे पास इतना ही है, फिक्स्ड है। अब इसी के ऊपर एक बार 100% खाना खा रहे हैं और इसी लैंड के ऊपर हम एक जगह 1000% को खाना खिला रहे हैं, तो ऑफकोर्स अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमारे रिसोर्सेज का भी ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट होगा।
नेक्स्ट आपका पॉल्यूशन क्राइसिस, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, किसी भी टाइप का पॉल्यूशन कह सकते हो, वाटर पॉल्यूशन जो हमारा टॉक्सिक इंडस्ट्रीज में से जो वेस्ट निकलता है उसकी वजह से होता है, एयर पॉल्यूशन आपका व्हीकल्स की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफोरेस्टेशन, इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन काफी ह्यूज लेवल पे एक्सपेंड हो रही है जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे हमारा आता है। ये था हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म। इसके अंदर बेसिक एनवायरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, एनवायरमेंट के चैलेंजेस और आप कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। मेन आपको इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते चलना है। यहाँ से अब हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। इंडिया की नेबरिंग कंट्री चाइना एंड पाकिस्तान के साथ हमें कंपेयर करना है कि इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी कैसी थी, हमारी कैसी थी, वो कब आजाद हुए कॉलोनियल ब्रिटिश पीरियड से, हम कैसे आजाद हुए, और उन्होंने क्या क्या चीजें अपनाई जो वो बेटर परफॉर्म कर पाए। मतलब उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को अपने इंडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉलिसीज के साथ कंपेयर करके ये सीखना है कि हम किस तरीके से बेटर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। जो इंडिया है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में। पाकिस्तान को हमसे एक दिन पहले ही इंडिपेंडेंस मिली थी, और चाइना ने इंडिपेंडेंस मिली थी 1949 के अंदर। एक साथ ही, बहुत ज्यादा गैप नहीं है तीनों कंट्रियों के इंडिपेंडेंस में, इसीलिए इनकी स्टडी हम एक साथ करते हैं। इन तीनों कंट्रीज के अंदर ही सिमिलैरिटी जो थी वो ये थी कि सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस थे सभी में, पॉवर्टी सभी कंट्रीज में थी, तीनों में लॉ लिटरेसी थी, और अंडर डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज की स्टेजेस पे ये वर्क करते थे। अब इंडिया की, चाइना की, पाकिस्तान की सबसे पहला देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी कैसी थी। इंडिया का अंदर स्टार्टिंग से ही मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल रहा है, लेकिन 1991 के रिफॉर्म्स के बाद इसको और ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ावा दिया गया। चाइना के अंदर हमेशा ही ज्यादा स्टार्टिंग से ही उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के हाथ में सेंट्रलाइज्ड पावर ज्यादा रखी थी, वेयर एज पाकिस्तान के अंदर भी आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो प्रॉब्लम फेस करी है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम फेस करी है, जिसकी वजह से उनके स्लो डाउन रही है हमेशा से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। गॉट इट? एक सेकेंड। ज्यादातर चीजें मैं इसमें आपको टेबल के फॉर्म में लेके आई हूँ क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी याद करने वाली हैं। अब देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में क्या क्या था। सबसे पहले जीडीपी, इंडिया की जीडीपी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो तो नहीं करी थी, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल से वो ग्रो कर रही थी। चाइना की सबसे फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ थी हमारी तीनों कंट्रियों के कंपेयर में, एंड पाकिस्तान की ग्रोथ रेट आपकी जीडीपी की काफी ज्यादा स्लो डाउन थी। चाइना एग्रीकल्चर के अंदर भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा था। इवन इंडस्ट्री के अंदर भी चाइना ने बेटर परफॉर्म किया, एंड बैलेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज थी। मतलब जो सर्विस सेक्टर है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें ना तो यूं था कि सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बहुत बैलेंस्ड थी आपका सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के साथ। ये था पूरा का पूरा चाइना का। अब आ जाओ इंडिया पे। इंडिया के अंदर मॉडरेट जीडीपी थी। इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारे इनपुट इम्प्रूव हुए थे, आपका सॉरी आउटपुट इम्प्रूव हुए थे। इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादातर पब्लिक सेक्टर के अंदर थी, और सर्विसेज आपकी आईटी सेक्टर के अंदर ज्यादा थी। मतलब आईटी सर्विसेज पे फोकस ज्यादा रहता था एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। एंड द नेक्स्ट वन इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जीडीपी काफी ज्यादा स्लो डाउन थी, लिमिटेड प्रोग्रेस हमने एग्रीकल्चर के अंदर देखी है, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, और सर्विस सेक्टर भी हमारा इसमें अंदर काफी ज्यादा स्लो रहा है। नेक्स्ट आपका पॉपुलेशन इंडिकेटर्स। पॉपुलेशन इंडिकेटर्स में आपको तीन चीजें देखनी है, एक है पॉपुलेशन साइज, दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड थर्ड वन इज अर्बनाइजेशन। पॉपुलेशन साइज के अंदर सबसे पहले इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन थी। चाइना की पॉपुलेशन भी थोड़ी सी सिमिलर ही थी, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन हमारी सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। जो टीम है वो टीम बिल्डिंग के बेनिफिट में एक दूसरा बेनिफिट ये है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक्स है उनको इम्प्रूव कर देता है,
आप एनालिटिकल वे में सोचने लग जाते हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग की पावर बढ़ जाती है, आप बेटर डिसीजन ले पाते हैं। थर्ड इज इंक्रीज टीम कोहेजन एंड मोरल।